हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी में आज की इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर जो लास्ट के बचे हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे। फिर ये हमारा जो क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो पहला है वायु वाला, ठीक है, हमारे चारों ओर वायु, और दूसरा कचरे का संग्रहण और निपटान। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, अध्याय 15 है हमारे चारों ओर वायु। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायु है क्या। ठीक है, तो वायु के बारे में यहाँ बताया गया है कि है क्या, उसकी क्वालिटी क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, वायु स्थान घेरती है। ठीक है, किसी भी बर्तन में, किसी भी रूम में वायु का यहाँ पे संबंध गैसों से हो रहा है, क्योंकि वायु का अभी पता चलेगा कि वायु क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो जैसे गैस जो है वो जगह घेरती है। अगर किसी रूम में मतलब थोड़ी सी मात्रा का किसी रूम में छोड़ दी जाए तो पूरे रूम में जो है गैस पूरे रूम का आयतन जो है वो ले लेगी। इसे किसी छोटी सी बॉटल में रखी जाए तो उसका आयतन ले लेगी। तो इस तरीके से जो वायु होती है या कोई गैस होती है वो स्थान घेरती है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है, बिल्कुल हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसका कोई रंग नहीं होता है, यह पारदर्शी है और इसके पारदर्शी इस वजह से हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर, मतलब पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊंचाई से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, इस परत की, वायु की परत की, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की तल से अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु विरल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो पहली बात, तो पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊंचाई पर एक जो है वायु की परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सबसे सघनता, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वायु की। लेकिन जब हम इससे भी ऊपर जब जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते वायु विरल होने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे लिए जो मेन कॉम्पोनेंट है वो ऑक्सीजन है। अब क्या है, ऑक्सीजन की जो मात्रा जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं और ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे आप अंदाज़ा लगाइए कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ठीक है, तो वहाँ तक कि जैसे ही हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेवल में कमी होने लग जाती है। तो वही कि वायु जो है वो विरल होने लग जाती है। ठीक है, पतली होने लग जाती है, या वायु के जो अणु हैं, ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो कम होने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, वायु का संगठन। अब वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अब वायु के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे जलवाष्प। जलवाष्प वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब ये ठंडे, हमें कैसे पता चलेगा कि वायु में जलवाष्प है? तो जलवाष्प का पता हमें कैसे लगता है कि जब ये जो जलवाष्प, या यूं कहें कि जो वायु है, जब ये पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर जाती है तो क्या होने लग जाती है? ठंडी होने लग जाती है। तो ये ठंडे पृष्ठ के संपर्क में जैसे ही आती है तो जलवाष्प ठंडी होकर के बूंदों का रूप ले लेती है। ठीक है, बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती है। तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि वायु में जलवाष्प भी उपस्थित है, क्योंकि जल चक्र में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वायु में जलवाष्प की उपस्थिति कैसे पता चलती है। ठीक है, तो ये जल चक्र के लिए अति आवश्यक है जलवाष्प। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखिए, इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन 21% तक उपस्थित होती है। ऑक्सीजन की मात्रा इतनी होती है। ये किसी वस्तु को जलाए रखने में सहायक है। इसके लिए आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोई कैंडल है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि कैंडल लिया और कैंडल के ऊपर वो जल रही थी, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि आखिर जो है किस वजह से ये जल रही है। तो इसको देखने के लिए हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया। ठीक है, तो ग्लास के अंदर जब तक कि जो वायु, क्योंकि क्या है कि उसकी जो मोमबत्ती है उसकी जलने में मदद करती है ऑक्सीजन, तो जितनी ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर होगी, जो उसमें क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेज होंगी ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो उसकी जलने में यूटिलाइज हो जाएगी। कुछ जब तक कि ऑक्सीजन उसमें उपस्थित होगी तब तक कि वो जलती रहेगी। जैसे ही वो खत्म हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी, वैसे ही कैंडल बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि किसी भी वस्तु को जलाए रखने में ये सहायक होती है, और ये टोटल 21% होती है वायु में। और हम जानते हैं कि हमारे श्वसन के लिए भी जो ऑक्सीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वायु का अधिकांश भाग, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो जलने में उपयोगी, ये नाइट्रोजन गैस जो होती है जलने में उपयोगी नहीं होती है। या यूँ कह सकते हैं हम कि जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, तो श्वसन में क्या होता है कि हम वायु अंदर लेते हैं, तो वायु में जो हमारे लिए ज़रूरी कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है? ज्वलनशील होती है। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा इतनी होती है कि ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को वो मतलब मेंटेन कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है जो नाइट्रोजन है वो भी काफ़ी लाभदायक, और फिर पेड़ों के लिए तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। ठीक है, किसी भी वस्तु के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। पहली बात तो कोई भी वस्तु अगर जल रही है तो उसमें अन्य गैसों के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन कंपोनेंट है जो उसमें गैस के फॉर्म में निकलती है। दूसरा, इसका उपयोग आग बुझाने में, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आग लगने, मतलब आग लग जाए अगर, तो उससे बचने के लिए जो सिलेंडर जो है वहाँ पे हर फ्लोर पे रखे रहते हैं, तो उनमें जो है जो गैस का यूज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आग बुझाने के काम में आती है। नेक्स्ट है धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने पर धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें भी उपस्थित होती हैं और सूक्ष्म धूल के कण भी होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। ये जो धूल के कण होते हैं, ये जो श्वसन के द्वारा हमारे फेफड़ों तक के जाते हैं तो ये हमारे फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये प्रायः हानिकारक होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, जगह के अकॉर्डिंग जो है वो वायु में धूल के कण जो है वो बदलते रहते हैं, मतलब उनकी कम ज़्यादा ये इस तरह से होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अतः वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। यानी आप ये रखिए कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बाकी 1% में या उससे भी कम में आर्गन या और जितने भी जलवाष्प वगैरह वो उसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इनमें देखिएगा। सबसे पहले है ये वात सूचक, ये बताता है कि एटमॉस्फेयर में जो वायु है वो प्रेजेंस कैसे है। तो वायु की उपस्थिति और वायु का जो प्रवाह होता है वो किधर से किधर होता है, वो वात सूचक के आधार पर हमें पता चल जाता है। दूसरा यहाँ पे दिखाया गया एक खाली बॉटल में प्रयोग, तो यहाँ पे ये बताना है कि वायु जगह घेरती है। तो एक खाली बॉटल जो है उसमें भी अगर हम देखेंगे कि तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें हम सीधे अगर कहें तो उसमें वायु उपस्थित है। ठीक है, अब उसके लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। अगर हम कोई बॉटल है उसको सीधा सीधा ऐसे डाल देंगे तो वो जो है नीचे नहीं डूबेगा, वो मतलब वाटर जो है उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। जैसे ही हम इसको तिरछा थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, पानी अंदर जाएगा, बुलबुले के रूप में गैस बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि खाली बॉटल में जो जगह घेर रखी है वो गैस ने जगह घेर रखी है, ये वायु ने जगह घेर रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि जो वायु है वो जैसे जैसे हम लोग पर्वत पे जाते हैं तो ये जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो वायु होती है वो विरल होने लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि मतलब ज्वलनशीलता में ये उपयोगी होती है। ठीक है, जलने में ये जो है मदद करती है। तो इसमें वही ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट, ग्लास को जब बंद कर देंगे तो इसमें जो है इसका जब तक कि इसमें ऑक्सीजन रहेगी तब तक की कैंडल जलती रहेगी, नहीं तो बुझ जाएगी फिर जैसे ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे धूल के कण बताए गए हैं कि कैसे जो वायु है इसमें धूल के कण कैसे उपस्थित होते हैं। कोई भी दरवाज़ा या कोई भी झीरी, कोई भी छोटी सी जगह जहाँ से धूप के आने की या सूर्य की किरणों के आने की जगह हो, ठीक है, पतली सी अंधेरे कमरे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो छोटी सी झीरी से आने वाला जो प्रकाश है इसमें हम देखेंगे कई सारे महीन कण जो है जिगजैग फॉर्म में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, धूल के कण होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव। पानी में रहने वाले जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि H2O के फॉर्म में होती है। ठीक, उसके बाद मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो श्वसन के लिए मिट्टी में छिद्र बना लेते हैं। उनको जो है ये जो मिट्टी में जो मिट्टी को पोली कर लेते हैं या मिट्टी में जो छिद्र बना लेते हैं, इससे क्या होता है उसमें जब ऑक्सीजन वायु उसमें जो है भर जाती है तो वो अपना श्वसन उसी में से ही ऑक्सीजन लेकर के कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन होता ये है कि अब ये जो वर्षा के जब दिन आते हैं तो इन छिद्रों में पानी भर जाता है। अब ये जो पानी जिसमें एयर फिल्ड थी, वर्षा के दिनों में पानी तो हर जगह पहुंचेगा, तो वो इन छिद्रों में भर जाता है, जिससे क्या होता है केंचुए जैसे अन्य जो ऐसे जीव जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो अब उनको श्वसन के लिए फिर उनको बाहर आना पड़ता है, तो ये जो है बाहर आ जाते हैं। तभी हमें जो बरसात होती है या वर्षा होती है उसमें हमें केंचुए जैसे जो जीव हैं वो हमें बाहर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन। ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन एक्सचेंजिंग कैसे होती है। श्वसन की क्रिया पौधों तथा जंतुओं दोनों के द्वारा की जाती है। ठीक है, और वह भी दिन रात दोनों ही के द्वारा की जाती है। श्वसन के रूप में वह ऑक्सीजन, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। परंतु पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्पन्न करते हैं। पौधों का एक और काम होता है, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं फोटोसिंथेसिस वाली, तो उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो श्वसन के द्वारा जो प्रयोग की गई ऑक्सीजन है उसकी तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिशत दिखाया गया है। वायु की संरचना में नाइट्रोजन का प्रतिशत इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना, और ये जो छोटा सा प्रतिशत दिया गया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं दूसरी जो अन्य आर्गन वगैरह जो गैसें हैं वो उसमें होती हैं। यहाँ पे दिखाया गया जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें इसमें छोटे छोटे बुलबुले बने हुए दिखाई देते हैं। तो यही बुलबुले जो है ये बताते हैं कि पानी में वायु की उपस्थिति है। फिर वायु के उपयोग में कि वायु किस किस काम में आती है, तो वायु का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम दिया गया पवन चक्की को चलाने का। फिर पवन चक्की से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका जो है जो अलग अलग जगह पे यूज़ होता है उसे अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है वायु के अन्य उपयोग। सबसे पहला उपयोग है वायु पवन चक्की को घुमाती है, ठीक है। फिर घुमाने के बाद पवन चक्की से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग हम ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में इसका यूज़ करते हैं उस एनर्जी का। नेक्स्ट है वायु नाव को खेने में। नाव जब चलती है तो उसमें जो है नाव को आगे बढ़ने में जो मतलब पतवार से जो पीछे पानी किया जाता है, फिर उसके बाद मतलब नाव को खेने में, नाव को आगे बढ़ाने में भी जो है वायु का काम होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइडर है, पैराशूट है, हवाई जहाज आदि को चलाने में भी सहायता करती है वायु। नेक्स्ट है पक्षी, चमगादड़, कीड़े तथा पौधों के बीजों के परागकणों, जो पौधे के बीज होते हैं उनके परागकणों को इधर से उधर फैलाने का काम भी वायु करती है। पक्षी, चमगादड़, कीड़े इन सबको जो है उड़ने में मदद करती है, और जो परागकण होते हैं उनको इधर उधर फैलाने में वायु काम करती है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सारे काम थे वायु के उपयोग कि कहाँ कहाँ वायु का उपयोग किया जाता है। तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कचरा संग्रहण एवं निपटान। कचरा संग्रहण एवं निपटान वाला जो चैप्टर है इसमें ओवरऑल ज़्यादातर इसमें स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जितना ज़रूरी चीज़ है वो हमने यहाँ पे पुट किया है। बस हम लोग ने इसके जो चैप्टर था बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कचरा जो हम लोग के घर से निकलता रहता है या घर से, बाहर से, मॉल से, स्कूल से, हर जगह से, तो वो जो इकट्ठा किया जाता है वो इकट्ठा होकर के जाता कहाँ है, फिर उसमें कैसे उसका यूज़ होता है, रीयूज़ करने वाली, पुनः जो है यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर ये जो कचरे होते हैं इनसे नुकसान क्या होता है, या जो हम लोग फालतू में जो हम लोग वेस्टेज करते हैं उनका हम लोग क्या फिर से, जैसे कागज़ का वेस्ट कर रहे हैं तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में। तो इसमें जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर, प्रधानमंत्री भारत की जो है उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में, 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत को निर्माण कराना। तो ये जगह जगह जो खुले में जो शौच किया जाता है तो उसके लिए जगह जगह शौचालय या टॉयलेट का जो है इंतज़ाम, ये मतलब कि इसको बनवाने के लिए जो है ये एक लक्ष्य रखा गया था स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कचरे का निपटान। अब जो कचरा घरों से, स्कूल से, मॉल से, हर जगह से जो निकल रहा है, रोड पे अक्सर करके पड़ा रहता है, तो इन सब कचरों का निपटान कैसे किया जाएगा। पहले तो कूड़ा कचरा जो सफाई कर्मी जो घरों से लेकर के जाते हैं उनके द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। फिर उससे वे ट्रकों की सहायता से गहराई में स्थित, मतलब मतलब जैसे लोग हैं जिस जगह रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूरी पर कोई क्षेत्र जो है काफ़ी सारे क्षेत्र जहाँ पे लोग नहीं रहते, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्थित जो क्षेत्र हैं और गहराई में स्थित क्षेत्र, ठीक है, उनमें बने गहरे गड्ढों में ये जो कूड़े कचरे हैं उनको ले जाके डाल दिया जाता है। उन गड्ढों को हम भराव क्षेत्र कहते हैं। अब वहाँ क्या किया जाता है, जहाँ पे पुनः उपयोग जो पदार्थ हैं, कचरे हैं, ठीक है, उनका पुनः उपयोग किया जाता है, उनको अलग कर लिया जाता है, और जिनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता, अनुपयोगी होते हैं, उनको जो है उन कचरे को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कचरों का जो अलग करने का काम भी भराव क्षेत्र में होता है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि जैसे बच्चे हैं उन्होंने घर से निकला हुआ जो कूड़ा कचरा था बहुत सारा, जो जिसमें प्लास्टिक भी थी, शीशे भी थे, कपड़ा भी था, और जो है किचन का जो वेस्ट प्रोडक्ट था, छिलके, पत्ती, ये सारी चीज़ें थी, तो उन लोगों ने अलग अलग मतलब इकट्ठा करके पन्नियों में करके गड्ढे 3-4 खोदे और इसी में ही उन्होंने डाल दिया। तो उसमें ये उन लोगों ने देखा कि जो है जैसे किचन से निकलने वाला जैसे छिलके हैं और अनाज वगैरह है, ठीक है, रोटी वगैरह है, तो इन सब को क्या किया उन लोगों ने अलग रखा। तो और जो है प्लास्टिक के सामान को अलग रखा, कागज़ को अलग रखा। तो इस तरीके से अलग अलग जो है उनको पन्नियों में रख करके या डायरेक्ट गड्ढों में रख करके चेक करते गए कि कौन सा सड़ रहा है, किस में से स्मेल आ रही, किस में से बिल्कुल भी नहीं आ रही, किस में से मतलब कि इतने दिन होने के बाद भी आ रही है। तो ये सारे करने के बाद फिर जो
जिन जो सड़ करके मतलब विगलित हो जाते हैं, मतलब एकदम जटिल पदार्थों से एकदम सरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्मेल वगैरह सब चली जाती है, तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही मेन कचरा निपटान की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा जो मतलब कचरा है उसका जो है निपटान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कूड़ा घर है और यहाँ पे भराव क्षेत्र है। ये इस तरीके से भराव क्षेत्र जो कि जो है गड्ढे में रहते हैं, गहराई के क्षेत्रों में रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल केचुए की सहायता से वर्मी कंपोस्टिंग होती है। तो इसमें कंपोस्टिंग होती क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कंपोस्टिंग क्या होती है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली खाद के रूप में हम लोग जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, ये सब हम लोग केमिकली ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम लोग यूज़ लेकर के आते हैं खरीद करके, और फिर इनका यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों तक के कीड़े मारने के लिए में लिए होता है, तो कुछ दिनों तक की ये चीज़ें तो सही हो जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता खत्म होने लग जाती है इन उर्वरकों की वजह से। ठीक है, और विषाक्तता बढ़ने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसकी ऑप्शन में क्या चीज़ है, अगर हम कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग हम करेंगे। कंपोस्टिंग में यहाँ पे जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह हैं, जो पत्ते हैं या जो है छिलके वगैरह जो होते हैं, अनाज है, रोटी है, इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं उनको हम गड्ढे में जो है दबा करके, मिट्टी में दबा करके उसकी जो खाद बनाएंगे, कंपोस्ट करेंगे उसे, तो उससे प्राप्त जो खाद होगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी, किसी भी तरीके कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो है कॉस्टली भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपोस्टिंग वही है कि कुछ पदार्थ जो कि विगलित हो जाते हैं एकदम अपने जो पूर्व अवस्था होती है उससे बिल्कुल हट करके एकदम सरल अवस्था में आ जाते हैं, वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए हर दिन में अपने भार के बराबर जो है उसको, जो भी उनको खाने के लिए, और खाने की चीज़ें ऐसी ही जो है सादी ये छिलके वगैरह, पत्ती ये सारी चीज़ें उनकी खाने में डाल दी जाती है। फिर वो धीरे धीरे उसको खाते जाते हैं, मिट्टी को पोली करते जाते हैं, और मिट्टी में फिर वो पूरा जो खाद्य पदार्थ जो भी डाला जाता है कुछ दिनों में उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही जो है वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहलाती है। इसके बाद है ये लास्ट पॉइंट है, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक जो है वो वरदान है या अभिशाप है। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। अगर देखा जाए तो इसकी एक लिमिटेड जो इसकी यूज़ है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपने आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन हम लोग की क्या आदत है, हम लोग को जो चीज़ अच्छी या जो है सुटेबल या सुविधाजनक लगती है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी चीज़ का उपयोग होने लग जाता है, और ऐसी चीज़ जो कि जिसका निपटारा संभव नहीं है। ठीक है, अगर प्लास्टिक है इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, लेकिन तब किया जा सकता है जब जो है इसकी मात्रा कम हो। जब इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हर चीज़ का पुनः चक्रण नहीं हो पाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारी जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये भी प्लास्टिक के अंतर्गत आती है और ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो यही कि जब हम इसका यूज़ जो है बढ़ जाता है तभी ये हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। तो कुछ ही प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, सभी प्रकार के नहीं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरी क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो हमारी 7th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।